जय हिंद। आज के इस छोटे से सेशन में अपने लोग समझेंगे कि जो मानव का स्पर्म होता है ये कितने प्रकार के इसमें डिफेक्ट पाया जाता है। तो इसको समझने से पहले अपने लोग को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली स्पर्म जो है वो क्या होता है, कैसे बनता है, किस रास्ता से होकर के गुजरता है और इसमें क्या सब डिफेक्ट पाया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ें के बारे में आज अपने लोग समझेंगे कि मतलब इसमें कितने प्रकार का हेड होता है, कितने प्रकार का टेल होता है, टेल खराबी से क्या होता है। तो इन सब चीज़ को एक एक तरीका से अपने लोग आज इस सेशन में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यह समझने का प्रयास अपने लोग करेंगे कि जो स्पर्म होता है और ओवम होता है ये एक्चुअली क्या कहलाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो स्पर्म होता है और ओवम होता है इसको बोल लेते हैं गैमेट यानी तो सेल बोल लीजिए। अगर फीमेल में बात किया जाए तो फीमेल का जो ओवम होता है इसको बोल लेते हैं फीमेल गैमेट, और मेल में जो होता है स्पर्म इसको बोल लेते हैं मेल गैमेट बोल लेते हैं। अब ये मेल गैमेट क्या होता है, तो मेल गैमेट के ही बारे में अपने लोग को विस्तार पूर्वक समझना है। तो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म के बारे में अपने लोग को पूरा डिटेल से समझना होगा। तो स्पर्म का जो अलग अलग भाग होता है ये अलग अलग कार्य के लिए जिम्मेवार होता है। जैसा कि आप स्पर्म में सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्पर्म का जो अगला वाला हिस्सा होता है इसको बोल लेते हैं एक्रोसोम। क्या बोल लेते हैं? एक्रोसोम बोल लेते हैं। एक्रोसोम का क्या काम होता है, ये ओवम को भेदने का कार्य करता है। ओवम को क्या करने का काम करता है? भेदने का कार्य करता है। इसके बाद इसका होता है आपका हेड वाला हिस्सा। हेड वाला हिस्सा में आपको पाया जाएगा डीएनए और न्यूक्लियस पाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो भी मतलब संतान होता है तो संतान में सबसे पहले किसका गुण आएगा? पिता का। जो डीएनए वाला गुण होता है वही डीएनए वाला जो गुण होता है वो कहां पाया जाएगा? आपका हेड में पाया जाएगा। इसके बाद इसका एक होता है आपका नेक वाला हिस्सा। क्या होता है? नेक वाला हिस्सा। और नेक के जस्ट वाला हिस्सा होता है ये मिड पॉइंट वाला हिस्सा होता है। इस मिड पॉइंट वाला हिस्सा में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। और आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। सेल का क्या कहा जाता है? पावर हाउस। यानी कि इस स्पर्म को गति करने के लिए, क्या करने के लिए? गति करने के लिए। और गति कराने के लिए जिम्मेवार कौन होता है? आपका टेल होता है। टेल को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान कौन करेगा? ऊर्जा प्रदान कराता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाएगा? आपका मिड पॉइंट में पाया जाएगा या मिड पीस बोल लीजिए। और स्पर्म का जो टेल होता है ये टेल का क्या काम होता है? गति कराने में काम होगा। जैसे ही इजैकुलेशन की क्रिया होगा यानी कि स्खलन की क्रिया होगा, आप इस फिगर में और अच्छा से देख सकते हैं। ये अगला वाला जो हिस्सा इसका थूथना वाला हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? आपका एक्रोसोम कहलाता है। इसके बाद ये होता है आपका हेड वाला हिस्सा, ये गर्दन वाला हिस्सा, और ये क्या होता है? आपका मिड पॉइंट वाला हिस्सा होता है। आगे जब अपने लोग इसका देखेंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि एक बार अगर कोई स्वस्थ पुरुष में जो स्पर्म स्खलन होगा यानी कि इजैकुलेशन की क्रिया होता है तो उसमें 20 से 40 करोड़ जो है वो आपका स्पर्म एक बार में निकलता है। और एक बार में निकलने के बाद ध्यान से सुनिएगा कि ये स्पर्म जो है ये गति करेगा कहां पे? फीमेल के वेजाना में। और फीमेल के वेजाना से ये कहां पे जाएगा? सर्विक्स पे जाएगा। लेकिन एक ही स्पर्म होता है पिता बनने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है, आगे जब आप देखेंगे तो ये रहा आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक बार में 20 से 40 करोड़ आपका स्पर्म निकलेगा। लेकिन एक ही स्पर्म जो है वो पिता बनाने के लिए क्या होता है? आपका जिम्मेवार होता है। जब आप इसको ध्यान से समझेंगे तो एक स्पर्म जब इसको ओवम को क्या करने का? भेदने के लिए जब ये चाहेगा तो भेदने से पहले जब आप इसका प्रोसेस देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। लेकिन ये एक बार में ही इसको क्या करेगा? भेद नहीं पाएगा। तो इसको भेदने से पहले सबसे पहले स्पर्म का जो अगला वाला हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा अभी समझे थे, इसको एक्रोसोम बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं? एक्रोसोम बोल लेते हैं। ये आपका एग्जाम में भी आया हुआ है। तो ये सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है जहां पे आप एक लिखा हुआ देख रहे हैं इसको बोल लेते हैं कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा। कोरोना रेडियोटा को जैसे ही भेदेगा, पिघला करके भेदेगा, तो अंदर वाला जो ये वाला हिस्सा होता है इस वाले हिस्सा को बोल लेते हैं जोना पेलोसिडा। जोना पेलुसिडा बोल लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक्रोसोम का पहला काम होता है कोरोना रेडियोटा को क्या करेगा? पिघला करके आगे बढ़ेगा। जैसे ही इसको पिघलाएगा तो अगला पार्ट होता है इसका कौन? जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा को पिघला करके क्या करेगा? अंदर कर लेगा। जैसे ही अंदर होगा दोनों का क्या हो जाएगा? आपका फ्यूजन हो जाएगा यानी कि संलयन हो जाएगा। जैसे ही संलयन होगा तो आप समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगा। और फर्टिलाइजेशन की क्रिया आप सभी को पता होगा कहां होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। और फेलोपियन ट्यूब में जो होगा तो फेलोपियन ट्यूब आपका ये रहा। फेलोपियन ट्यूब में भी कहां पाया जाएगा? आपका एम्पुला वाले भाग में होगा। इस बात को भी आप याद रख लेंगे, एम्पुला वाले भाग में जो है आपका निषेचन की क्रिया होता है। जैसे ही ये निषेचन हो जाएगा, एक बार अगर स्पर्म एंटर कर गया तो ये जोना पेलोसिडा जो है आपका विंडो क्या कर लेता है? क्लोज कर लेता है यानी कि बंद कर लेगा। जैसे ही बंद होगा तो बाकी स्पर्म या तो आपका दूसरा रास्ता से डेथ कर जाएगा या नहीं तो इसमें एंटर नहीं कर पाएगा। तो आपको यह याद रखना होगा कि पिता बनने के लिए एक ही स्पर्म जो है वो आपका क्या होता है? जिम्मेवार होता है। अब ये समझ लेते हैं कि स्पर्म जो है एक्चुअली स्पर्म कहां कहां से आपका निकलता है। तो सबसे
पहले ये निकलेगा कहां से, टेस्टिस से, और टेस्टिस में भी कहां से निकलेगा, आपको याद रखना होगा सेमनीफेरस ट्यूबिकल्स से। कहां से, सेमनीफेरस ट्यूबिकल्स का काम होता है स्पर्म को बनाना, वहां से कहा टेस्टिस, टेस्टिस के बाद दूसरा नंबर क्या आएगा आपका एपिडिडमिन्स, एपिडिडमिन्स के बाद आएगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद आएगा सेमिनल वेजिकल, इसके बाद पांचवा आएगा इजुकुलेटरी डक्ट, इसके बाद आएगा प्रोस्टेट में, और प्रोस्टेट के बाद आएगा कहां, पेनिस, पेनिस बोल लीजिए या यूरेथ्रा बोल लीजिए, इसके रास्ते से जो है आपका स्पर्म जो है क्या होगा आपका बाहर आएगा। और इन सबों में जितना भी आपका लिक्विड पदार्थ बनेगा, स्पर्म और लिक्विड पदार्थ को जब आप मिला देंगे तो ये टोटल क्या बन जाएगा आपका, सीमन बन जाएगा, यानी कि वीर्य बन जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें ये कंफ्यूज होता है कि एक्चुअली सीमन और वीर्य में क्या अंतर होता है। तो याद रखिए टेस्टिस केवल स्पर्म बनाने का काम कर लेता है, और यहां जितना भी आपका लिक्विड पदार्थ पाया जाएगा वो लिक्विड पदार्थ और स्पर्म जब आपस में मिल जाएगा, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना भी जनन यहां पे पार्ट आपको दिख रहा है या जितना भी रास्ता दिख रहा होगा, इन सबों से मिलकर के जो स्पर्म एक नया तैयार होगा, इसी को बोल लेंगे सीमन, इसी को क्या बोल लेंगे, सीमन। तो इतना बातें जब आपको समझ में आ गया किसके बारे में, स्पर्म के बारे में, तो अब समझ लेते हैं कि स्पर्म में एक्चुअली डिफेक्ट क्या होता है, यानी कि स्पर्म जो है विकार कितने तरह का हो सकता है, इसके आधार पर स्पर्म को जो है कितना तरीका से बांटा जा सकता है। तो पहला तरीका आपने लोग समझ लेते हैं। पहला तरीका अगर आप देखेंगे स्पर्म का, यहां से देखिए तो हेड के बारे में समझ लेते हैं। तो हेड देखिए यहां पे आपको नॉर्मल हेड दिख रहा होगा, तो नॉर्मल हेड आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहां पे देखेंगे तो इसका हेड देखिए यहां पे दो गो निकला हुआ है, यानी कितना हेड निकला हुआ है, दो गो हेड निकला हुआ है। जैसे ही दो गो हेड निकला हुआ है तो ये जो है मतलब ओवम को उतना ठीक से भेद नहीं पाएगा, क्योंकि इसको उतना अच्छा से एनर्जी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि इसके ऊपरी वाला हिस्सा में क्या पाया जाएगा, एक्रोसोम पाया जाएगा। एक्रोसोम एक प्रकार का क्या होता है, एंजाइम होता है। ये एंजाइम ठीक से नहीं बन पाएगा, यानी कि इतना एनर्जी इसको नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण से ये जो है वेजाना के रास्ते से कहां आएगा, सर्विक्स में आएगा। वेजाना के रास्ते से कहां आएगा, सर्विक्स में आएगा। ये रहा आपका नीचे वेजाना वाला हिस्सा, ये रहा वेजाना वाला हिस्सा, और ये क्या रहा आपका सर्विक्स वाला हिस्सा। यहां से अगर अंदर एंटर ही नहीं कर पाएगा तो आप बताइए फेलोपियन ट्यूब वाले हिस्सा में अगर ये नहीं पहुंच पाएगा तो क्या इसका निषेचन संभव है, नहीं होगा निषेचन। इसलिए ये डिफेक्ट जो है इस पुरुष को पिता बनने में क्या करेगा, दिक्कत कर देगा। ये हेड देखिए छोटा है, ये हेड देखिए आपका टेढ़ा दिख रहा होगा, ई वाला हेड आप देखिए अजीब टाइप का दिख रहा होगा, ये वाला हेड देखिए आप बैलून की तरह दिख रहा होगा। कैसा दिख रहा होगा, बैलून की तरह दिख रहा होगा। और इस वाले हेड को देखिए बीच में पिचका हुआ है। तो हेड में भी अगर डिफेक्ट आ जाता है तो इस सिचुएशन में भी जो है कोई पुरुष आपका पिता जल्दी नहीं बन सकता। हालांकि मेडिकली ट्रीटमेंट कराने से यह समस्या दूर हो सकता है, यानी कि अगर आईवीएफ की मदद ले, किसकी मदद ले, आईवीएफ की मदद ले, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके इसको पिता बनाया जा सकता है। अगला डिफेक्ट देख लेते हैं मिड पीस के बारे में, यानी कि मध्य भाग के बारे में। अब मध्य भाग होता है तो मध्य भाग में आपको अभी क्या समझाएं कि मध्य भाग में पाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मध्य भाग में पाया जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। मध्य भाग में क्या पाया जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा पाया जाएगा। अब मध्य भाग अगर किसी भी तरह से क्या हो, या तो कमजोर हो, यानी तो मुड़ा हुआ हो, या तो क्या हो, मुड़ा हुआ हो, तो इस सिचुएशन में माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से नहीं बन पाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है इस टेल वाले हिस्सा को एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से नहीं बनेगा तो टेल को एनर्जी ठीक से नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से जो है ये वेजाना तक तो चले जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सेक्सुअल रिलेशन बनाते समय वेजाना तक तो ये पहुंच जाएगा स्पर्म, लेकिन वेजाना से आगे जो सर्विक्स वाला रास्ता होता है इसका बनावट थोड़ा अलग टाइप का आपको दिखने के लिए मिलेगा। इस टाइप का आपका संकुचन टाइप का रास्ता जो आपको यहाँ पे सर्विक्स में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही स्पर्म जाएगा तो स्पर्म क्या हो जाएगा, आगे तैर नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, तैर नहीं पाएगा। जैसे अपने लोग स्विम करते हैं, क्या करते हैं, स्विम करते हैं, यानी कि तैरते हैं। तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे तैरने के लिए क्या चाहिए, हाथ पैर चाहिए। हाथ पैर अगर थक जाएगा तो अपने लोग तैर नहीं पाएंगे। तो ठीक इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया अगर ठीक से नहीं इसको एनर्जी दे पाएगा तो टेल इसको तैरने में आगे मदद नहीं करेगा, जो सर्विक्स के रास्ता से आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर नहीं बढ़ पाएगा तो इस सिचुएशन में भी जो है आपको याद रखना है कि निषेचन की क्रिया संभव नहीं होगा। अगर निषेचन की क्रिया संभव नहीं होगा तो इस सिचुएशन में भी जो है कोई व्यक्ति जो है पिता नहीं बन सकता है। तो दूसरा डिफेक्ट आपको यह देखने के लिए मिल गया। और तीसरा डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेल वाला। नॉर्मली अगर आप टेल की बात करें तो इस तरह से सिंगल टेल पाया जाएगा, लेकिन इसमें आप देखिए आपको दो गो टेल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, दो गो टेल दिख रहा होगा। जैसे ही दो गो टेल दिख रहा होगा आप ही बताइए क्या इसको ठीक से मूव करने में मदद करेगा, नहीं करेगा। दूसरा देखिए इसका टेल छोटा है, तीसरा इसका टेल लबा हुआ है, और चौथा का जब आप देखेंगे तो टेल इसका क्या है, आपका पूरा मुड़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन में भी जो है व्यक्ति पिता नहीं बन सकता है। तो ये तीन गो डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिला। यानी डिफेक्ट के आधार पर देखें
तो पुरुष का स्पर्म को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों दोष रहने पे जो स्पर्म है वो क्या कर सकता है, ओवम को निषेचित नहीं कर सकता। अगर ओवम को निषेचित नहीं करेगा तो इस सिचुएशन में कोई भी पुरुष पिता नहीं बन सकता है। लेकिन एक सुझाव ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति मेडिकली ट्रीटमेंट करे, यानी कि अपने कोई अच्छे से डॉक्टर से मिले और आईवीएफ की सहायता से इसको पिता बनाया जाए तो वो संभव हो सकता है। तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा, इतना चीजें अपने लोग समझ चुके हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं जस्ट अपने लोग नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद। जैसे कि पहला पेज पे आप यहां देख सकते हैं, केवल लड़कियों में विकार नहीं होता बल्कि लड़कों में भी भयंकर विकार देखने के लिए मिल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। लोग क्या कर लेते हैं कि अक्सर लड़कियों में ही दोष देखने के लिए मिल जाता है और लड़कियों को ही मतलब जांच करवाते हैं और लड़कियों में ही विभिन्न तरह का दोष देखने के लिए आपको मिलेगा। लेकिन आप ऐसा मानिए कि लड़का में भी छोटा मोटा दोष पाया जाता है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा पाया जाता है, कम ही पाया जाता है, लेकिन भयंकर लेवल को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इन सब दोष को जांचने के लिए किसी अच्छे से गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर से दिखाना चाहिए और जांच कराना चाहिए। अभी मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, निराश होने की बात नहीं है। मतलब इस सिचुएशन में भी व्यक्ति को पिता बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।